Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके चेकआउट करेंगे। राइट गाइस, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this topic we are going to discuss this in this video, right? We are going to discuss this topic, that is economies and diseconomies of scale। ठीक है, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका एक है टॉपिक। ठीक है, हम प्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें ही ये टॉपिक है, सो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो मूव ऑन करते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे। सो व्हाट आर इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमने से पहले भी जब प्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे भी इकोनॉमीज वाला टॉपिक आया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली बात आई थी, और हमने कहा था कि जब आप एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करते हो, ठीक है, अपना जो एरिया है प्रोडक्शन जहाँ कर रहे हो उसको एक्सपैंड करते हो तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप एक प्रोड्यूसर को ही आप अपने आप को जिम करो, आप प्रोड्यूसर हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके पास एक छोटा कमरा है, एक मशीन है और 2 लेबर हैं। आपको पता है कि मुझे जो रेंट है वो उतना जितना जा रहा है वो जा ही रहा है, बिजली का बिल मेरा उस मशीन को चल रही है तो उतना आ ही रहा है, फिक्स्ड है। अब मान लो उस मशीन से आपको चाहिए था कि अगर आप 4 या 5 लेबर लगा दो तो आप उस मशीन से ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी उतनी थी, लेकिन आपके पास लोग उतने नहीं थे, आपके पास उतना एरिया नहीं था कि आप उतना उसको बेटर यूटिलाइज कर पाओ, तो आप उससे कर रहे थे। पर धीरे धीरे मान लो आपने अपना क्या किया, प्रोडक्शन को जो एक्सपैंड करने का सोचा, तो फिर आपने क्या किया कि 4 लेबर हायर कर लिए, थोड़ा एरिया एक्सपैंड कर दिया, और मान लो मशीन एक थी, एक और ले आए आप, उसके अकॉर्डिंग और लेबर आपने मंगा लिए। अब आपने क्या किया, अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड कर दिया। तो अब जैसे उस मशीन से अगर एक ही मशीन का लेके जाए तो जो भी आपका बिजली का बिल आ रहा था 5,000, उसमें आप उतना निकाल नहीं पा रहे थे इससे फायदा। बट जब आपने और लेबर डाल दिए जिसकी रिक्वायरमेंट थी और एक्सपैंड कर दिया, तो फिर क्या हुआ, आप उस मशीन से आपको और ज्यादा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो दुगना हो गया आपका, मान लो उससे बेनिफिट। तो अब क्या है, 5,000 के खर्चे पे जहां आप एक पे खर्च मतलब एक का बेनिफिट उठा रहे थे, अब उसी 5,000 पे आप दुगना बेनिफिट उठा रहे हो। तो क्या हुआ, आपको कॉस्ट एडवांटेज मिली। ठीक है, कॉस्ट में कुछ एडवांटेज मिली, कॉस्ट आपकी और कम हो गई। जब ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो आपको पता है ना, कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, 10 बना रहे हो तो 10 बना रहे हो तो जितना खर्चा वो 10 पे बटेगा, लेकिन अगर भाई 100 बनाने लग जाओ तो जितना खर्चा वो 100 पे बटेगा। तो हर यूनिट के अकॉर्डिंग क्या है, उस पर जो खर्चा आएगा वो कम हो जाएगा। तो यही इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है कि जब एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को या प्रोडक्शन को एक्सपैंड करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करता है, अपना मान लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और बढ़ाता है, जो भी फैक्टर यूज कर रहा है, मशीन्स को, लैंड को, लेबर को, उन सबको और बढ़ाता है, तो उससे क्या होता है, उसको कॉस्ट एडवांटेज मिलती है। ठीक है, उसके कॉस्ट में कमी आती है, मतलब कॉस्ट कम होती है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता है, ये सारे बेनिफिट्स उसको मिलते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मीन जब आप अपना प्रोडक्शन का एक्सपेंशन करते हैं लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में ही कर पाएंगे भाई, जो मशीन है, लैंड है, वो सब लंबे समय में ही बढ़ा पाएंगे, तब उससे आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलती है। उन्हीं एडवांटेज जो लार्ज स्केल एक्सपेंशन की होती है उसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द लोअर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अचीव द कॉस्ट एडवांटेज। आपको पता है पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आ जाती है, इसीलिए हम कहेंगे हमें आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलती है। 2 तरीके की इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या है, इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो इंटरनल इकोनॉमीज आर द रियल इकोनॉमीज दैट अराइज फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मींस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हुई, उसके वजह से जो आपको कॉस्ट बेनिफिट या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो होता है इंटरनल इकोनॉमीज। दीज इकोनॉमीज आर रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस ऑर्गेनाइजेशन खुद बढ़ी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बढ़ी है, उसी की वजह से जो भी आपको इकोनॉमीज मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कॉस्ट एडवांटेज मिल रही है, उसे हम कहते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। अब इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हो सकता है, मान लो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा दी तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट आपको लगता है मिलेंगे। पहला है टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमीज क्या है, टेक्निकल इकोनॉमीज है कि these arise from improvement in production process as the result of increased sale. For example, a large scale production might allow for more efficient use of machine. जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पहले मशीन आपके पास थी, उससे आप कम से कम 4-5 लेबल डालने थे, लेकिन आपके पास उतना नहीं था, आपने सिर्फ 2 ही डाले, आपके स्पेस भी नहीं थी, तो आप उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। तो जब आपने एक्सपैंड किया तो आप वो सब चीजें अफोर्ड करने लग गए,
जितनी रिक्वायरमेंट आप उतना डालने लगे, तो फिर क्या हुआ, आपको उससे और ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन मिला, बल्क में प्रोडक्शन मिला तो मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाया और आपका भी एक बेनिफिट निकल के आया। तो ये हो गई टेक्निकल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। लार्जर फर्म कैन अफोर्ड स्पेशलाइज्ड मार्केट मैनेजमेंट टीम विच कैन लीड टू मोर एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। अब भाई बड़ी है फर्म, उसके पास प्रॉफिट भी उतना बड़ा है, ठीक है, तो अब जब आप बड़े हो गए हो तो आपके पास इतने पैसे तो रहेंगे कि आप अच्छे एक्सपर्ट हायर कर पाओ जो आपको बताए कि मैनेजमेंट कैसे करना, डिसीजन कैसे लेना, वो डिसीजन लेंगे तो आप और बेटर कर पाओगे। आप खुद डिसीजन ले रहे हो, आपको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, तो आप उतना बढ़िया डिसीजन नहीं ले पाओगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट जब आपकी फर्म बढ़ती है, आप एक्सपेंशन की तरफ जाते हो, देन यू आर कैपेबल कि आप इतना अफोर्ड कर पाओ, ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स मिलती है। जो बड़ी फर्म्स होती हैं उनके पास भाई ऑफ कोर्स लोन वो ले सकते हैं, उनको मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी होती है, ऑफर भी उनको मिल जाते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। छोटे फर्म को कौन देगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। लार्जर फर्म कैन स्प्रेड देयर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ओवर अ लार्ज आउटपुट। आप छोटा सा आप कम माल प्रोड्यूस कर रहे हो, 100 यूनिट बना रहे हो, 100 यूनिट में अगर आप मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करोगे आपका इतना ज्यादा खर्चा आएगा। वहीं आप बल्क में बना रहे हो तो उसको एक प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर दिया तो बल्क में बिकने लग जाएगा ना, तो और ज्यादा आपका पैसा बनेगा और जो एक पर यूनिट पे जो मार्केटिंग कॉस्ट या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो और कम आएगी। तो बेटर विजिबिलिटी और आपको ज्यादा मार्केट में फैल पाओगे छोटे ही कॉस्ट पे, तो ये भी आपको लार्ज फर्म में बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा है रिस्क बेयरिंग इकोनॉमिक्स, डाइवर्सिफिकेशन और रेंज। अब जब बड़ी फर्म बनोगे तो आप एक ही तरीके का प्रोडक्ट नहीं और भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाओगे। तो मान लो एक नहीं बिका, एक वैरायटी नहीं बिकी, दूसरी तो बिक गई, तीसरी बिक गई, तो फिर क्या हुआ, जो रिस्क है वो और ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो बड़ी फर्म अगर आप अपना एक्सपेंशन करते हो तो आपको ये सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट आता है कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या है। हमने बात किया था ना, दो होंगी, इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर द इकोनॉमीज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द फैक्टर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हमें जो बेनिफिट मिल रहे थे जब हम ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा रहे थे, कि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, हम मैनेजर बढ़िया हायर कर ले रहे हैं, हमारा पैसा जो है वो अच्छे से मैनेज हो रहा है, हम एडवर्टाइजमेंट बढ़िया करा पा रहे हैं, वो हमने ऑर्गेनाइजेशन खुद बढ़ रही है तो उससे बेनिफिट मिले। एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो होंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज। नेक्स्ट इज दीज इकोनॉमीज रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द मेन ऑर्गेनाइजेशन बाय इंक्रीजिंग इन द क्वालिटी ऑफ फैक्टर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लाइक बेटर ट्रांसपोर्ट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके बहुत सारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो यही सब काम कर रहे हैं और अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहे हैं, तो आप सब मिलकर एक इंडस्ट्री बना रहे हो मान लो, ठीक है। तो मान लो कि आपकी इंडस्ट्री के बाहर रोड अच्छी हो गई, आप जहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो, बहुत सारे प्रोड्यूसर सब लोग अपने अपने यूनिट्स में, मान लो बाहर की रोड अच्छी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन वाला अच्छा हो गया ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ये सब चीजें बढ़िया हो गई, तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में? ऑफकोर्स मिलेगा, आपका अच्छे से सामान जो है वो आ जाएगा, ठीक है। बाहर अच्छी मार्केट हो गई लेबर की, आपको पढ़े लिखे अच्छे लेबर मिल जाएंगे बाहर से जो आपकी प्रोडक्शन को और बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो ये सब आपको एक्सटर्नल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ एन आइटम इन द ऑर्गेनाइजेशन डिक्रीज। ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब अच्छे लेबर हायर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, रॉ मटेरियल इजिली आ जाएगा, तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है पर यूनिट ऑफ आइटम वो भी डिक्रीज होगी, ठीक है। मान लो अब सामान मंगा रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, आपको और पैसा देना पड़ रहा था जिससे मंगाए, तो भाई कॉस्ट तो बढ़ रही है ना फिर इस प्रोडक्ट की। वही चीज बेटर हो गई है तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो यही वाली बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि ये जो बाहर से आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो बेनिफिट पूरे इंडस्ट्री में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सबको मिल रहे हैं, क्योंकि बाहर चीजें बढ़ी हैं, इंप्रूव हुई हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमीज, दीज अकर व्हेन अ होल इंडस्ट्री बेनिफिट फ्रॉम शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट और द एंटिटीज। मान लो जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसने रोड अच्छी कर दी है, ठीक है, तो जितनी भी आपकी जितनी भी पूरी इंडस्ट्री है, मीन जितने भी लोग वहाँ पे प्रोड्यूसर हैं, उन सबको इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी और अच्छी हो गई और ज़्यादा टाइम तक आने लगी, तो सबको बेनिफिट मिलने वाला है, सारे प्रोड्यूसर्स को उससे बेनिफिट मिलेगा जो बाहर इंप्रूव हो रहा है उससे। स्किल लेबर इकोनॉमीज, मान लो बाहर आपके जो आप जहाँ पे एरिया में हो वहाँ पे अच्छे लेबर हैं, स्किल लेबर आ गए हैं, तो वो आप अंदर हायर कर सकते हो, अच्छा टैलेंट आ सकता है आपके पास, और लेबर कॉस्ट भी इससे कम होगी जब जब ज्यादा बल्क में आप लेबर हायर कर पाओगे। नॉलेज स्पिल ओवर, प्रॉक्सिमिटी टू अदर फर्म्स और इंस्टीट्यूशन द सेम इंडस्ट्री कैन फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग। अब जब सारी इंडस्ट्री मतलब सारे फर्म्स इंस्टीट्यूशन एक आसपास नजदीक में है एक ही इंडस्ट्री में, तो वो आपस में नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, कोई सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, वहां जाके एक दूसरे को कुछ बता सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं सब साथ में मिलकर, तो वो वाला बेनिफिट है। सप्लायर इकोनॉमिक्स, क्लस्टर ऑफ फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम अ मोर कॉम्पिटिटिव सप्लायर मार्केट एंड स्पेशलाइज सर्विस टेलर टू देयर नीड। मीन जो भी
जब सप्लायर इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जब बहुत सारे फर्म्स एक साथ होते हैं कि इंडस्ट्री में, तो उनको कॉम्पिटिटिव सप्लायर मार्केट से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सब लोग सप्लायर आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। जब सप्लायर आपस में कंपटीशन करेंगे तो कंपटीशन में लोग और बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपनी और इनोवेशन क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आप एक देख सकते हो, आपको एक बेनिफिट मिलेगा, आप वो उस तरीके से काम कर पाओगे। नेक्स्ट इज दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका जस्ट अपोजिट मीन आपने एक लेवल देखा था जब हमने टोटल प्रोडक्ट वगैरह ये सब भी पढ़ा था, तो हमने देखा था कि एक लेवल तक तो आपका चीज बढ़ती है, फिर क्या होता है वो जैसे जैसे आप और ज्यादा बढ़ाने जाते हो बढ़ाते जाते हो, फिर उसका रिजल्ट गिरता हुआ दिखने लग जाता है। सेम चीज ये है कि एक ऐसी सिचुएशन वेयर द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट टू इंक्रीज एज द फर्म कंटिन्यूज टू एक्सपैंड इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन, मींस एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट टू इंक्रीज। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था पहले इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपकी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है क्योंकि आप बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो या आप एक्सपैंड कर रहे हो। यहाँ पे जो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, मीन्स वो बढ़ने लग जाती है जैसे जैसे आप और एक्सपैंड करते जाते हो। मीन्स एक सीमा होती है एक्सपैंड करने की। अगर आप को एक मशीन पे सिर्फ 4 ही लोग चाहिए थे, आप उसमें 10 लोग बढ़ाए डाल रहे हो, तो अब आपको उससे कॉस्ट में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हो सकता है वो मशीन तोड़ने लग जाए, या मशीन का जितना बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा था वो और ना हो, और आप जो लेबर आपने एक्स्ट्रा लगा दी उनको अलग ही आप वेजेस दे रहे हो, उनकी आपको जरूरत भी नहीं थी, वो आपको और कॉस्ट बढ़ गया, तो कॉस्ट बढ़ने लग जाती है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। दिस मीन्स दैट एज अ कंपनी ग्रो लार्जर इज एक्सपीरियंस इनएफिशिएंसी दैट लीड टू हायर पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट देयर बाय रिड्यूसिंग ओवरऑल प्रॉफिट। इसका मतलब जैसे जैसे कंपनी और ग्रो करती है, लार्जर होती है, तो उसको क्या होता है कुछ इनएफिशिएंसीज होने लग जाती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाता है, घट जाता है या कम हो जाता है। तो ना ये भी दो टाइप की होती है, वो कहता है इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक होता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द डिसइकोनॉमीज रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरनल डिफिकल्टीज। मीन्स ये जो डिसइकोनॉमीज है वो क्यों आ रही है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल डिफिकल्टीज के बारे में, वो वहां पे क्या था इंटरनल इकोनॉमिक्स वो इसलिए आ रहा था क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में जो बेनिफिट्स आ रहे थे, जो एडवांटेजेस आ रहे थे, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी हो रही थी। यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है घटने की जगह। तो इंटरनल इकोनॉमिक्स आर द फैक्टर दैट रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निकल डिफिकल्टी। मतलब वहां पे कहता सब बढ़िया चल रहा था, यहाँ पे क्या सब चीजें खराब हो रही है। क्यों? जैसे कि पहला है ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो लार्जर दे ऑफन डेवलप मोर कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। मीन्स मान लो पहले एक नॉर्मल थी, ठीक है, छोटा फर्म था, तो उसमें जो था ओनर बड़ी डिसीजन ले रहा था, देन बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, तो अब लेवल पे लेवल बना दिया आपने, टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल। तो कोई भी डिसीजन लेना है तो फिर पहले लोअर लेवल पे चाहिए, तो पहले जाकर टॉप लेवल की उसकी चाहिए क्या परमिशन, तो उसके लिए जाने 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 में लग रहा है समय। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिसीजन जो जल्दी होने थे वो स्लो हो गए, जिसकी वजह से आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। जब आपका डिसीजन स्लो है तो आपको जो डिसीजन टाइमली लेना था वो आप मान लो आपने डिले कर दिया, तो उससे जो बेनिफिट होना था वो आपने लॉस्ट कर दिया, अपॉर्चुनिटी खो गई। तो क्या है उसकी कॉस्ट ऑफकोर्स आपको बेयर करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इश्यूज, भाई ये बड़ी फर्म है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बनाने में और कम्युनिकेट करने में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में, उसमें भी समय लग रहा है, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये सब लोग एक ही काम को बार बार करे जा रहे हैं, तो वो भी एक डिस इकोनॉमी का रिजल्ट है। स्पेशलाइजेशन कॉन्स्ट्रेंट इन लार्जर फर्म एम्प्लॉय में बिकम हाईली स्पेशलाइज्ड इन नैरो टास्क। अब बड़ी फर्म है तो एक ही फर्म, जैसे मान लो एक ही एम्प्लॉय को एक ही टास्क दिया जाता है, तो उसमें क्या है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज हो गया। तो अब वो जो इसकी आदत है ना कि दूसरे काम को भी कर पाए, अब उसकी एबिलिटी वो लिमिटेड हो गई है, वो एक ही काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है इस छोटे से टास्क में कि अब वो बस वही कर रहा है, बाकी चीजें नहीं कर पा रहा है, उसको एबिलिटी भी नहीं है, वो करना भी नहीं चाह रहा है, जिसकी वजह से भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इनोवेशन नहीं आपको देखने को मिलेगा कि कोई कुछ नया कर रहा हो। ओवरहेड कॉस्ट बढ़ेगी। लार्जर फर्म टिपिकली हैव हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ओवरहेड कॉस्ट ड्यू टू द नीड फॉर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। आपको ज्यादा से ज्यादा स्टाफ हायर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स और बिल्डिंग और ये सारी चीजें मैनेज करनी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो बढ़ेगी। ठीक है, मैनेजर ज्यादा चाहिए होगा, आपको एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए होंगे, आपको मशीन ज्यादा चाहिए होंगी, आपको फ्लोर स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, उसके लिए आपको कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट बढ़ेगी। इसके वजज से भी डिसइकोनॉमीज आ रही है। मैनेजमेंट का चैलेंज है, मैनेजिंग अ लार्जर वर्कफोर्स एंड मोर एक्सटेंसिव ऑपरेशन कैन स्ट्रेन मैनेजरियल कैपेसिटी। मतलब बड़े से बड़े वर्कफोर्स को हैंडल करना एक मैनेजर के लिए उतना ईजी नहीं होता, तो उसको मैनेज करना भी उसके लिए एक चैलेंज है।
इसमें भी डिफिकल्टी हो जाती है एम्प्लॉय को प्रॉपरली मैनेज करना, उसके डाउट्स को पूरा करना, ठीक है, सुनना, उसको सॉल्व करना, उसको इंगेज कराना, क्विकली रिस्पॉन्ड करना मार्केट चेंजेस के, सब मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई दिखती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो चीजें उनके वजह से जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है उसे कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट इज एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि इंक्रीज इनपुट कॉस्ट एट द इंडस्ट्री और रीजन ग्रो इट में एक्सपीरियंस इंक्रीज डिमांड फॉर द रिसोर्सेज लीडिंग टू हायर इनपुट। अब भाई सारी इंडस्ट्री, मान लो एक इंडस्ट्री में बहुत सारे पंप्स हैं आप लोग, ठीक है, और सब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो सबको लेबर चाहिए, सबको रॉ मटेरियल चाहिए। जब सब लोग डिमांड ज्यादा करने लग जाते हो ना, तो फिर उसकी कॉस्ट भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो चाहेगा कि भाई डिमांड ज्यादा हो तो हम ज्यादा रेट पे बेचे अपनी चीजों को, तो फिर कॉस्ट यहाँ से आप कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। ठीक है, सब लेबर डिमांड करे तो जो लेबर है उनके भी भाई बढ़ेंगे, नहीं हम इतने में नहीं, हम तो उनके यहाँ इतने में कर लेंगे, तो वो है कंजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन इन द ग्रोइंग रीजन। अब भाई रीजन बढ़ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री में फर्म बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री बड़ी है, तो कंजेशन होना शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, भाई अब ट्रैफिक ही लगा हुआ है, सामान आ ही नहीं पा रहा, हमारा फंसा हुआ है, जैसे आपने सुना भी है सामान फंसा हुआ आ ही नहीं पा रहा, ट्रैफिक बहुत है, तो उसकी वजह से भी ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, डिले हो रहा है प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपटीशन फॉर रिसोर्स, रिसोर्सेज के लिए सप्लायर सब लोग आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, भाई रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, सबको लिए रिसोर्स चाहिए, सबको लेबर चाहिए, सबको रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए कंपटीशन हो रहा है, रिसोर्स कम हो गया, प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो ये भी डिसइकोनॉमीज है। रेगुलेटरी बर्डन, जब इंडस्ट्री बढ़ती है तो गवर्नमेंट भी फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती है, वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन डालना शुरू कर देती है, बर्डन डालना शुरू कर दिया, आपको ये सब चीजें, ये सारे लॉस फॉलो करने, ये रेगुलेशन फॉलो करने हैं, फिर वो भी एक बर्डन आ जाता है एक फर्म के ऊपर, उसको मैनेज कर पाना भी उसके लिए टफ होता है, उसके वजह से भी अगर वो डिस्टर्ब है तो कॉस्ट बढ़ रही है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, कंसंट्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कैन लीड टू नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज सच एज पॉल्यूशन। भाई इतनी ज्यादा फर्म्स हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो रही है, ट्रैफिक है हो रहा है, पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, पब्लिक सर्विस पे भी एक बोझा आएगा, तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर, जो ये सब चीजें आ रही हैं। वहां पे क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर्स की इंप्रूवमेंट, लाइक ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा हो गया तो आपका कॉस्ट कम हो गया, वो सब था, लेबर आपको अच्छे मिल रहे हैं, वो कॉस्ट कम करा रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, अपोजिट होगा, कॉस्ट, आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। ठीक है, कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है, जो हमने डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।